कि जब पूरा देश एकजुट था, देश की सेना तैयार थी, देश की जनता तैयार थी, पक्ष विपक्ष एक था, तो प्रश्न ये उठता है कि जो मुंहतोड़ कार्रवाई सेना कर रही थी उस कार्रवाई को क्यों रोका गया? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि किससे पूछ करके आपने सीज फायर किया, किससे पूछा? सरकार इस सवाल के जवाब में कहती है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा करके हमारे पास आया, पाकिस्तान माफी मांगने लगा, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो 26 लोगों ने शहादत दी, जिनका धर्म पूछ करके जान लिया गया, जिनकी मांग का संदूर पोंछा गया, आप उनके आंसू को भुला दिए और कायर पाकिस्तान पे आपने भरोसा किया। अगर आपने पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर किया तो दूसरा सवाल यह पूछता है कि ट्रंप ये दुनिया में घूम घूम करके क्यों कह रहा है कि हमारे कहने पे हमने सीज फायर कराया है? बताइए, 140 करोड़ का देश, जिस देश के पास परमाणु बम हो, जो देश चांद पर पहुंच गया हो, जो देश कंप्यूटर बना रहा हो, जो देश टैंक बना रहा हो, जिस देश के किसान जाड़ा गर्मी बरसात चारों महीने अपने पसीने से अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचता हो, फसल उगाता हो, हम दुनिया को खाना खिलाने वाले देश बन चुके हैं, उस देश को अमेरिका का बात सुनने का क्या जरूरत है? उस किसान के बच्चे जो दिन रात बंदूक लेकर के देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, देश पे जब ये संकट आया तो मेरे गृह जिले से 3 जवानों की शहादत हुई। भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आकर के जब हमसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति क्या है, तो हमने पलट करके उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ दिया था, यहां आकर के गोल गोल टीवी पर भाषण देते हो, तुम बताओ कि तुम्हारे घर में सेना से कितने लोग काम करते हैं? हमारे घरों में 16 लोग सेना की नौकरी करते हैं, हम सेना के शहीद के परिवार से आते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथियों, ये मौका है सेना के सम्मान का, तो मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस देश का नागरिक होने के चलते आज हमारे सामने कुछ कठिन प्रश्न खड़ा है, और वो कठिन प्रश्न ये है कि अगर उस कठिन प्रश्न का हमने जवाब नहीं दिया तो इस देश के तौर पे हमारी जो एकता और अखंडता है उसको सुरक्षित रखने के लिए इन सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहला सवाल यह है कि हम भारत के लोग हैं, हम शांति में भरोसा रखते हैं, ये बुद्ध की धरती है, ये गुरुओं की भूमि है, हमने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन हम भारत के लोग यह भी जानते हैं कि हम युद्ध छेड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम अगर युद्ध छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का मतलब यह नहीं है कि आप हमारे मान सम्मान पर सवाल उठाएं, आप हमारी इज्जत प्रतिष्ठा पर सवाल उठाएं, आप हमारे जीने के अधिकार पर सवाल उठाएं। इसीलिए हमारे यहाँ एक राष्ट्र कवि पैदा हुए, दिनकर, और दिनकर कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमको बराबरी के सवाल को लेकर के आना पड़ेगा। देश का संकट यह है कि देश के भीतर देश के जो जवान हैं आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके जो पिता हैं, उनकी जो माता हैं जो किसानी करते हैं, उनको उनके किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। देश का संकट यह है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जो पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। कलाकारी गुरुजी, कलाकारी कर रहे हैं आप, आपका कलाकारी हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हुई हैं। माता जी, आप बताइए
आप अपने माथे में सिंदूर किसके नाम का लगाते हैं? अपने पति का नाम का लगाते हैं ना। आपके घर में सिंदूर आपका पति ला करके देगा तो आप माथे पे लगाएंगे, किसी मंदिर से सिंदूर ला करके आप अपने माथे पे लगाएंगे, कोई पराया मर्द आपको सिंदूर ला करके देगा तो आप अपने माथे पे लगाएंगे, उसको तमाचा लगाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने एक महिला के माथे में सिंदूर लगाया था, आप पहला सिंदूर का डिबिया तो गुजरात पहुंचाइए। जिस पत्नी को आप छोड़ करके भाग गए थे, आप पहले उनको जाकर के सिंदूर दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए। और ये हमने नहीं कहा था, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि हमको वोट दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ तो हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। मोदी जी, आप सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए, माताएं बहनें सिंदूर खुद खरीद लेगी और अपने पति के नाम से अपने माथे में लगा देगी। अगर आपको घर घर पहुंचाना है तो नौकरी पहुंचाइए, अगर आपको पहुंचाना है तो शिक्षा पहुंचाइए, आपको पहुंचाना है तो बिजली पहुंचाइए, आपको देना है तो किसानों को उनके फसल का दाम दीजिए, आपको देना हो तो मजदूरों को मजदूरी दीजिए, इस देश के जवानों को काम दीजिए, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको पेंशन दीजिए, इस देश के जो व्यापारी हैं उनको रोजगार दीजिए, उसको काम धंधा दीजिए, बेईमानी करना बंद कीजिए। इसको कहते हैं कि नाखून कटा करके शहादत में अपना नाम गिनाना। देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए जान गंवाए। ये जो पहली सफ में बैठे हुए लोग हैं, पहली कतार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो शहीदों के परिवार के लोग हैं, देश के लिए जान गंवाए। आप अपने कंधों पे बंदूक उठाएं, आप टैंक चलाएं, आप फाइटर जेट उड़ाएं आप, और जब आपका जान चला जाए तो उस पर राजनीति की रोटी सेकें प्रधानमंत्री, उस पर वोट की राजनीति करें प्रधानमंत्री। मेरा सीधा एक सवाल है, देश को इस संकट में किसने पहुंचाया? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी जय शाह के बाप की है। जय शाह के बाप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जय शाह का बाप का नाम मालूम है? परिवारवाद पे गृह मंत्री आकर के भाषण देते हैं। तो मैं भी गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, आपका बेटा आईपीएल खेलता है और हमारे परिवार के बच्चे बंदूक लेकर के जो है फौज में जाते हैं, सीमा पे जाकर के सुरक्षा का काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं, तो आपका बेटा आईपीएल में टीम बनाएगा और हम देश की सुरक्षा करेंगे, और देश की सुरक्षा की चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी आप नहीं लेंगे। आप अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेवारी लेगा? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की है, और देश की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? नेहरू जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, राजीव गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। जो सरकार चला रहा है उसी से सवाल पूछा जाएगा ना। तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो 26 लोगों की शहादत हुई, वह जो दुर्दांत घटना है, वह जो बर्बर कायराना हमला पाकिस्तान ने किया, हमारी बहनों के मांग के सिंदूर पूछे, उसको करने वाले वो आतंकवादी कहां फरार हो गए? वो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए हैं? उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। और जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो ये तुरंत कह देते हैं कि आप देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ था, आपके बाद भी प्रधानमंत्री होगा। बीजेपी से पहले भी देश था और बीजेपी के बाद भी देश रहेगा। बीजेपी को आप देश से तुलना मत कीजिए। देश किसी भी दल से बड़ा होता है, देश किसी भी पार्टी के इतिहास से बड़ा होता है, और कोई भी पद देश से बड़ा नहीं होता है। और आज देश जहां पर खड़ा है, उस सवाल के लिए प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा सवाल मैं बार बार प्रधानमंत्री से पूछता हूं, आपके मोबाइल में 2 मोड होगा, एक मोड होगा साइलेंट मोड और दूसरा होगा एरोप्लेन मोड। प्रधानमंत्री जी के पास भी 2 मोड है, एक है साइलेंट मोड और दूसरा है एरोप्लेन मोड।
देश में जब भी कोई संकट हो तो प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, और जब संकट बीत जाता है तो प्रधानमंत्री एरोप्लेन मोड पे चले जाते हैं। आप हमको बताइए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा करके नहीं आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री हैं कि विदेश मंत्री हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं। ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन जा करके खा रहे हैं पूरे देश में, बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस पहनते हैं, और मजेदार बात देखिए कि अपने साथ अपनी जो गोदी मीडिया है उसको भी प्लेन में बिठा करके नहीं ले जाते हैं। और जब देश में संकट आया है तो इनको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी है। पड़ी है कि नहीं पड़ी है? असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी है इनको जब देश पे संकट आया है। तो सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि पूरी दुनिया आप घूम रहे थे तो कोई भी देश आपके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा है? आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 50-60 साल से जो हमारा दोस्त था रसिया, वो रसिया पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा, देश के विदेश मंत्री तालिबान को थैंक यू भेज रहे हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? देश के विदेश मंत्री तालिबान को थैंक यू भेज रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हाय रे, कैसे दिन आ गए हमारे। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो देश, जिस देश के पास 140 करोड़ लोग हैं, वो देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, ऐसा प्रधानमंत्री ही कहते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं भारत में। दुनिया के इतना बड़ा देश, और उस देश के समर्थन में इस प्रधानमंत्री जी की कारस्तानी ऐसी है कि एक भी देश हमारे समर्थन में नहीं खड़ा है। हमको जरूरत भी नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है। भारत को अपनी देश की रक्षा करने के लिए उनके पास वीर सैनिकों का परिवार है। हमको किसी की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आज आप हमको इस मुहाने पे ला करके क्यों खड़ा किए हैं? और आज इस देश के शहीदों के, सैनिकों के सम्मान में खड़ा होकर के हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि देश को इस हालत में पहुंचाने के लिए क्या सरकार से सवाल पूछा जाना कि नहीं पूछा जाना चाहिए। और सरकार से अगर सवाल पूछा जाएगा तो उस सवाल के जवाब में ही उन शहीदों की शहादत का सम्मान छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी है वो शहादत दी है इस देश की मिट्टी की सुरक्षा में। उन्होंने शहादत दिया है इस देश के लोगों की सुरक्षा में। उन्होंने शहादत दिया है इस देश के सम्मान में। अगर हम उनका सम्मान करना चाहते हैं तो हमको देश की सरकार से कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहिए। और वो जरूरी सवाल ये है कि देश आज इस हालत में जहां खड़ा है, उस हालत के लिए जिम्मेवार कौन है और उसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए। हमारी राय में देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का जब सवाल होगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहेंगे। देश पे जब कोई संकट आएगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहेंगे। लेकिन जब संकट टलेगा तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है उसका जवाब भी पूछा जाएगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। मान लीजिए कि घर में चोरी हो गई, घर में कोई संकट आ गया है, तो आपस में हम झगड़ा नहीं करेंगे। घर के सदस्य मिल करके उस संकट से निकलने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब संकट टल जाएगा तब तो यह सवाल पूछा जाएगा ना, तब तो यह सवाल पूछा जाएगा कि चौकीदार क्या कर रहा था। चौकीदार तंबाकू खा करके सो रहा था कि चौकीदार चोर से सेटिंग कर लिया था, यह सवाल तो उससे पूछा जाएगा। और संकट जब टला है तो कांग्रेस पार्टी इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इस देश के प्रधानमंत्री से कुछ जरूरी सवाल कर रहे हैं। और वो जरूरी सवाल ये है कि हमको इस देश के शहीदों के सम्मान में इस देश की सरकार से 4 जरूरी सवाल पूछना चाहिए। पहला सवाल, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा में चूक कैसी हुई, और उस चूक के चलते जिन शहीदों की शहादत हुई उस शहादत के लिए जिम्मेवार वो जो दुर्दांत आतंकवादी हैं वो कहां हैं, वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं। दूसरा सवाल,
कि यह जो संकट आज हमारे देश के ऊपर आया वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते आया है, पाकिस्तान की कायरता के चलते आया है। पाकिस्तान हमेशा भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। तो दूसरा सवाल यह है कि मोदी जी, किसके कहने से आपने सीज फायर किया? और आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के कहने से सीज फायर किया, तो बताइए कि ट्रंप दुनिया में घूम घूम करके क्यों कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया है? और तीसरा सवाल कि आज देश की जो आंतरिक सुरक्षा की हालत है, उस आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश के जो वायुसेना के प्रमुख हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश के गृह मंत्री से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और वोट पे रहती है कि देश की सुरक्षा पे भी रहती है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और चौथा सवाल कि प्रधानमंत्री जी, सेना की शहादत के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। सेना की शहादत के नाम पर राजनीति की रोटी सेकना बंद कीजिए। आप चुनाव लड़िए, अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांगिए। जनता ने आपको वोट दिया है, आपको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। इस देश की सेना को राजनीति में लाना बंद कीजिए, उनके नाम पे राजनीति करना बंद कीजिए। यह 4 सवाल देश की सरकार से पूछा जाना चाहिए। और इसी चौथे सवाल से जुड़ा हुआ एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, यह मौका नहीं है, यह मौका नहीं है कि कोई राजनीतिक भाषण दिया जाए। लेकिन जब हम यहां आज खड़े हैं और हम सेना के सम्मान में यह जय हिंद सभा कर रहे हैं, और सिर्फ पठानकोट में नहीं, भारत के हर कोने में जब यह जय हिंद सभा कर रहे हैं, तो इस देश का विपक्ष होने के नाते यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम सिर्फ खोखली बातें नहीं करें।